हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 है जो वो स्टार्ट कर दिया था, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तो इस चैप्टर की एक क्लास हमने ऑलरेडी ले ली है बच्चे। 8th क्लास साइंस, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है बच्चे, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने चैप्टर 1 नहीं किया, पहले चैप्टर 1 करें। जिनका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है वो चैप्टर 2 की कल वाली क्लास ज़रूर देखें, फिर ये आज वाली क्लास देखना। ठीक है बच्चे, चैप्टर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, हर एक लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ठीक है बच्चे, तो हमने कल की क्लास में क्या किया था एक बार मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डेफिनेशन की थी। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म, इनको हम क्यों बोलते हैं वो बताया था, है ना। माइक्रो का मीनिंग होता है वेरी वेरी स्मॉल। तो इनको देखने के लिए मतलब ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट नहीं देखे जा सकते, नेकेड आई से जो नहीं देखे जा सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और जिन ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उनको ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चे, दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर हमने इसको कैटेगराइज भी किया था। ये बताया था मैंने आपको कि 4 मेजर ग्रुप हैं इसके, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे। फिर वायरस के बारे में हमने यहाँ से पढ़ा था, इवन कि ये डायग्राम भी दिखाए थे आपको, है ना। ये बैक्टीरिया का हो गया, एल्गे का, प्रोटोजोआ का। ये इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने, जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ फंजाई में आपका ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्पेरगिल्स हो गया। ठीक है बच्चे, फिर हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी थी कि फ्रेंडली ये कैसे हैं, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कर्ड और ब्रेड बनाते हैं जो हम, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हमने यहाँ पे फर्मेंटेशन का कंसेप्ट भी किया था, याद होगा सभी को, है ना, कि जब हम क्या करते हैं, शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, मेडिसिनल यूज़ हमने कर लिया था। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो वैक्सीन का था। मेडिसिनल यूज़ तक हमने इसको कर लिया था बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है आज वैक्सीन का टॉपिक। ठीक है, वैक्सीन वर्ड सुना है आपने, सभी ने सुना होगा, है ना। तो आपने एक तो यहाँ सुना होगा, आपके घर न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो सबसे पहले 1.5 मंथ का हो गया, उसको वैक्सीन लगाई जाती है ना, 40 डेज़ पे बोलते हैं। फिर 2.5 पे ऐसे, फिर 3.5 पे, फिर उसको 6 पे, 9 पे। मतलब मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये वैक्सीन है जो बच्चे को क्यों दी जाती है। नॉट ओनली चाइल्ड, इवन कि बड़ों को भी लगती है, कोई डिसीज़ हो जाती है ना। जैसे पीछे अभी कोरोना आया था, कितना जा रहा है कोरोना का, जब वो हुआ तो कोरोना की क्या लगी थी, सबने सुना होगा ना, कोरोना की क्या लगी थी, वैक्सीन। छोटे बच्चों को भी बड़ों को भी कोरोना की वैक्सीन लगी थी ना बच्चे। जिसको कोरोना नहीं भी था गवर्नमेंट ने उनको भी लगाई थी। तो क्यों लगाई थी, क्योंकि जो कोरोना को प्रोड्यूस करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं, अगर वो बॉडी के अंदर जनरेट हो गए तो वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसका पहले ही एंटीबॉडी हम अपनी बॉडी में डाल दे रहे हैं, वो वैक्सीन की हेल्प से डाल दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो चलो अब वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं हम। व्हेन अ डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, यानी कि वो माइक्रोब, वो छोटा कोई सूक्ष्म जीव जिसकी वजह से डिसीज़ होती है, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। तो वो जो हमारी बॉडी में आ गया ना, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, उसका एंटी प्रोड्यूस करेगी। एंटी मतलब उसका उल्टा, ठीक है, ताकि उसका इफ़ेक्ट हम ख़त्म कर सकें। ओके, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। फिर हमारी बॉडी को ये भी पता लग जाता है कि अगर वही माइक्रोब दोबारा एंटर कर गया तो उससे कैसे फाइट करना है, कौन सा एंटी वहाँ पे देना है। ठीक है बच्चे, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्थी बॉडी, मतलब ना एक कोई वीक माइक्रोब भी एंटर कर जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि एक हेल्थी माइक्रोब ही नुकसान करता है। ये जो डेड माइक्रोब होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, वो भी अगर हेल्थी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो भी हमारी बॉडी उनसे फाइट करती है, उन बैक्टीरियाज़ को किल करती है। किसकी हेल्प से करती है, अपने मतलब अंदर से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। एंटीबॉडी मतलब जो उसके उल्टे होते हैं। ठीक है बच्चे,
द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। तो अब आप सोचोगे कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कहाँ से आए, तो एंटीबॉडी ये हम इतने सारा फूड लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, सभी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और जो टाइमली हमें वैक्सीन दी जाती है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। ओके, तो देखो क्या है अब, दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क, ठीक है। यही अब हमें समझना है कि एक वैक्सीन है जो कैसे काम करती है। सेवरल डिसीजेज मतलब कई टाइप की बीमारियां, इंक्लूडिंग कोलेरा, कोलेरा होता है आपका हैजा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी की फुल फॉर्म है ये, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे आपकी माता बोल देते हैं इसको देसी भाषा में, ठीक है बच्चे, इस पे दाने दाने से निकल जाते हैं। हेपेटाइट्स, तो इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कैसे? बाय वैक्सीनेशन। कैसे बच सकते हैं हम इनसे? वैक्सीनेशन से, ठीक है। जैसे जो स्मॉल पॉक्स है ना, इसकी जो वैक्सीन है 1798 में डिस्कवर की गई थी। और किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने याद रखने हैं बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखने हैं। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि एक दिन आपके एक लाइव में आके ना क्विज लेंगे, सभी लेवल के क्वेश्चन उसमें डाले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं ये बीच बीच में आपको बताती हूँ। जनरल साइंस की क्विज लेंगे आपके, ठीक है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज। आपने बचपन में क्या किया है, ये देखा होगा कि इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। आप मतलब बचाने के लिए जो डिसीज़ होती हैं ना, कई डिसीज़ होती हैं, उनसे बचने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीजेज। वो बोल रहा है कि क्या आपको इन डिसीज़ के बारे में पता है, क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हो। तो इनकी लिस्ट मतलब आपको ऐसे तो नहीं पता है, लेकिन आप अपनी मदर से पूछ के या फिर आपके घर के आसपास को ये एएनएम, जीएनएम या फिर जैसे ये आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, इनको पता होती है ये वैक्सीन वगैरह, तो एडब्ल्यूडब्ल्यू से या फिर कोई हॉस्पिटल की नर्स होती हैं, उनसे पूछ के आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है बच्चे। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट, बाकी मैं आपको एक शॉर्ट भी शेयर कर दूँगी, आज मैं आपको इसकी एक शॉर्ट शेयर करूँगी जो ये वैक्सीन होती हैं, ठीक है। तो चैनल पे एक्टिव रहा करो। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीजेज। तो ये बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों को इन बीमारियों से बचाना, इसीलिए बीमारी होने से पहले ही वो वैक्सीन दी जाती है ताकि वो बीमारी है जो बॉडी में ना हो। इन केस अगर उसका कोई माइक्रोब एंटर भी कर जाता है ना, तो हमारी बॉडी के पास पहले ही एंटीबॉडीज़ हैं, उस वैक्सीन के थ्रू वो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमने दे रखी हैं, ठीक है बच्चे। तो इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीजेज। तो ये ज़रूरी होता है सभी बच्चों को बचाना। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, लोकल हॉस्पिटल, वहाँ पे भी डिस्पेंसरीज भी होती हैं जो, तो ये वैक्सीन वहाँ पे भी अवेलेबल है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। सुना है ना, 2 बूंद पोलियो मतलब ज़रूरी है, तो ये सच में बहुत ज़रूरी होता है। 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए पोलियो प्लस बहुत ज़रूरी होता है। ये डेली डेली नहीं आता, 6 महीने में या साल में एक बार ही आता है। और पोलियो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि पोलियो अगर बच्चे के हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वो हैंडल करना, ठीक है। और ये फिर तभी होता है जब प्रॉपर एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Plus Polio program, ठीक है बच्चे। प्लस पोलियो प्रोग्राम है जो हमारी गवर्नमेंट शुरू करती है, तो उसमें पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं बच्चे को पिलाई जाती हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग पता नहीं क्या दे रहे हैं। गवर्नमेंट बच्चों के लिए जो भी वो शुरू करती है ना, वो मोस्टली पॉजिटिव ही होते हैं, 90 to 95% आई विल से, ठीक है बच्चे। इवन देखो गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटीज़ दे रही है, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी की सारी वैक्सीन फ्री होती हैं। प्राइवेट में चले जाओ, वही एक वैक्सीन आपको 2-2, 3-3 हज़ार में मिलेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अपना ज़्यादातर वो करना चाहिए आपने विजिटिंग। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world, ठीक है। जैसे ये स्मॉल पॉक्स है,
पहले के टाइम में ये बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अभियान चलाए हैं। अब तो ऑलमोस्ट ओवर ही हो गए हैं वो, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के हर एक पार्ट में इस चीज़ को लेकर लोग अवेयर हैं, और इसकी वैक्सीन है जो ओवर द वर्ल्ड, मतलब वो ऑलरेडी लग चुकी है। ठीक है बच्चे, दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवर डिसीजेज। तो आज के टाइम में क्या है, अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी है, और एक मतलब हर एक सिंगल ह्यूमन बीइंग है जो अच्छी एजुकेशन होने की वजह से, सोसाइटी के साथ अच्छी इंटरेक्शन होने की वजह से अवेयर हो गया है। तो वैक्सीन है जो बहुत ज़्यादा स्केल पे बनाई जा रही है, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चे, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वैक्सीन वाला हो गया। अब है हमारे पास इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो वो इसीलिए तो बोल रहे हैं, ये इतना हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, तो सम बैक्टीरिया, जो डायग्राम में बैक्टीरिया दिखाए थे ना ऊपर 2.7 में, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सोयल विद नाइट्रोजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं बच्चे, एटमोसफेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, और जो मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वहाँ से उन्होंने वो नाइट्रोजन ली, और मिट्टी के अंदर उस नाइट्रोजन को एडअप कर देते हैं, उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, और मिक्स होगी, नाइट्रोजन मिक्स होगी। नाइट्रोजन एक फर्टिलाइज़र का पार्ट है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यानी कि जो लास्ट चैप्टर हमने किया था वहाँ पे मैंने आपको मैन्योर फर्टिलाइज़र करवाए थे। तो मैंने वहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र के एग्जांपल्स में बताया था कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो वहाँ से ही पता लग गया था कि नाइट्रोजन हमारा एक फर्टिलाइज़र है, और फर्टिलाइज़र क्या काम करते हैं, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इन माइक्रोब को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग दिखा रखी है, साइनोबैक्टीरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर नेम क्या है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या नेम है बच्चे इसका, ब्लू ग्रीन एल्गे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एक और इम्पोर्टेंट काम क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। बड़े मतलब इस तरीके से करते हैं कि आपको ये है, एकदम से ये चीज़ नहीं दिखाई देती। ये नहीं है कि अभी आपने देखा आंखों के सामने 10 मिनट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्लीन कर दिया। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, लेकिन होती बड़ी अच्छी सी है ये, और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है ये। तो देखो बच्चे क्या है, भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। भूजो और पहेली ने क्या देखा कि जो उनके स्कूल के माली अंकल हैं वो खाद बना रहे हैं, मैन्योर मतलब खाद बना रहे हैं। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट। उन्होंने ना प्लांट का वेस्ट कलेक्ट किया। अब प्लांट का वेस्ट समझ रहे हो आप लोग, जैसे हवा आती है, पत्ते नीचे गिर जाते हैं, फूल नीचे गिर जाते हैं, थोड़ी बहुत टहनियाँ टूट जाती हैं, तो वो जो पत्ते पुत्ते, फ्लावर, उनका कोई फ्रूट वगैरह, वो जो बिखर जाते हैं, उनके बीज वगैरह। ठीक है बच्चे, तो वो होता है वेस्ट ऑफ प्लांट। वेजिटेबल्स, वेस्ट ऑफ वेजिटेबल में क्या आएगा, छिलके हो गए हैं ना, एंड फ्रूट्स, इसी तरह फ्रूट्स के भी पील्स की बात करेंगे, छिलकों की। फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि कुछ बच्चों ने मिलकर प्लांट्स का, वेजिटेबल का और फ्रूट का वेस्ट है जो वो इकट्ठा किया। दे पुट दैम इन अ पिट, उन्होंने इसको एक गड्ढे में डाला। मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, क्यों डाला, क्योंकि ये वेस्ट है। ठीक है, ये सोच के उन्होंने डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, इट डिकम्पोज्ड एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर। ये डिकम्पोज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में, यानी कि खाद में। भूजो एंड पहेली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। भूजो और पहेली अब ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ है। हमने तो यहाँ ये वेस्ट डाला था, पत्तियाँ डाली थी, छिलके डाले थे, अब ये खाद कैसे बनी है। तो चलो अब हम ये देखते हैं। इसके लिए देखो पहले हम ये एक एक्टिविटी रीड करते हैं। यहाँ पे है, टेक 2 pots एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सोइल।
आपने क्या करना है, 2 पॉट लेने हैं, यानी कि गमला टाइप हम बोल सकते हैं, और उनको ना हाफ कर देना है मिट्टी के साथ, पूरा नहीं भरना उनको, आधा आधा कर देना है, मिट्टी डालनी है। मार्क देम ए एंड बी, उन पे एक पे आप लोग ए लिख दो, दूसरे पे बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, तो प्लांट का जो वेस्ट है पॉट ए में डाल दो। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल, और जैसे आपके घर में ना ये पॉलीथीन होते हैं, या फिर ये आपकी मतलब कांच की बॉटल्स वगैरह होती हैं, या फिर प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, वो पॉट बी में डाल दो। ठीक है बच्चे, और उन पॉट को एक साइड रख दो। फिर आपने 3-4 वीक बाद देखना है। ठीक है, तो नॉर्मली कई बार ये आपने देखा होगा कि गमले में हम कई बार कोई प्लास्टिक का या फिर कांच का टुकड़ा डाल देते हैं तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ये तो नॉर्मली देखा आपने, लेकिन ये प्रॉपर एक्टिविटी है कि अच्छे से ध्यान से देखना है क्या वो ऐसे ही पड़ा है या उसका कुछ हो गया है। तो देखो वही हम अब समझते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, तो क्या आपको कि दोनों के अंदर जो हमने डाला था जो कंटेंट था, वो एक में प्लांट्स का वेस्ट था, एक में वो दूसरी चीज़ थी, तो क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है? इफ़ सो, यदि ऐसा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो वो डिफरेंस क्या है? ठीक है, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि जो पॉट ए में हमने प्लांट का वेस्ट डाला था हैज़ बिन डिकम्पोज। डिकम्पोज का मीनिंग समझ रहे हो? डिकम्पोज का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपने वो चीज़ डाली थी अब वो आपके पास वैसे नहीं है, वो टूट फूट के गल सड़ के कुछ और बन गई है। ठीक है, गल सड़ के वो उसके टुकड़े होके वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको एक अलग फॉर्म दे दी है। दैट फॉर्म इज़ नोन एज मैन्योर, उसको हम मैन्योर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, बायोडिग्रेड हो गई है वो। यानी कि हाउ डिड दिस हैपन, तो ये कैसा हुआ है? द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो यही बताया था ना मैंने आपको कि जो वो प्लांट का वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? मैन्योर में वेस्ट हो गया है। कैसे हुआ है वो? माइक्रोब ने एक्शन किया है, उनके अंदर माइक्रोब प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो वो न्यूट्रिएंट रिलीज हुए हैं, पोषक तत्व बन गए ना वहाँ पे, उसको प्लांट दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखो प्लांट के वेस्ट से ही बने हैं और प्लांट ने ही यूज़ कर लिया, कितना अच्छा फिनोमिना है ना ये। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, तो क्या आपने नोट किया पॉट बी में अब क्या हुआ? द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन ट्वाइस पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, वो जैसे थे ना वो वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी माइक्रोब काम ही नहीं किया, किसी माइक्रोब ने वहाँ पे कोई काम नहीं किया, माइक्रोब प्रोड्यूस ही नहीं हुए उसके अंदर। ठीक है बच्चे, प्लास्टिक है, अब वो प्लास्टिक के अंदर कैसे माइक्रोब प्रोड्यूस हो जाएंगे? क्या आपको वो किसी ऐसे सोर्स से मिल रहे हैं? ठीक है, जो लिविंग है या फिर वो है, ये नॉन लिविंग के वो हो गए ना। द माइक्रोब कुड नॉट एक्ट ऑन दैम, तो प्लास्टिक पे, कांच पे, पॉलीथीन पे माइक्रोब एक्ट नहीं करते। तो माइक्रोब कौन सी चीज़ों पे एक्ट करते हैं, समझे यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ? माइक्रोब एक्ट करते हैं जो हमारी फूड रिलेटेड आर्टिकल होते हैं या फिर लिविंग सोर्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट भी एक लिविंग में ही आता है, कहीं उसको नॉन लिविंग में ले जाओ, जिनकी ग्रोथ होती है ना, जो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो हमारे लिविंग बीइंग की कैटेगरी में आते हैं। अब माइक्रोब भी तो लिविंग है, तो लिविंग में ही लिविंग आएंगे ना। उसके बाद है यू ऑफन सी, कि आपने देखा होगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट। ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ये हमारे डेके हो जाता है ना प्लांट्स का, डेके प्लांट्स का मतलब क्या है? यही जो प्लांट का वेस्ट वगैरह है जो कन्वर्ट हो जाता है, तो इनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक क्यों बोला? क्योंकि प्लांट्स हमारे प्योर है ना, इसके अंदर तो कोई वो नहीं है, इम्प्योरिटी वाली बात नहीं है, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उनका। एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, धरती पर हम बहुत ज़्यादा पड़े देखते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के ढेर पड़े हैं, भी वो प्लांट्स टूट गया था, काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, फिर उसका कुछ और बन जाता है, माइक्रोब उस पर एक्ट कर देते हैं। ठीक है, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो हमें दिखाई नहीं देते। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ऐसा इसलिए होता है बच्चे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं
किसको, जो वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट था प्लांट का या फिर एनिमल का, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं वो उनको, सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। अब देखो छोटी सी बात है, घर में आप किचन का जो हमारा डस्टबिन होता है, किचन के में यही होते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके, बीज वगैरह, है ना, या फिर बची हुई सब्जी और ये सारी चीज़ें। तो अगर आप इनको किचन में 2 दिन रख लेते हो, आपका कूड़े वाला ना आए, तो कितनी स्मेल हो जाती है, होती है ना, सभी ने देखा है ना ये चीज़। हमें रहता है कि डेली हमारा कूड़ा बाहर निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ हम उसको एक पिट में डाल दें, मैन्योर बन गई। घर में आपने फ्लावर्स लगा रखे हैं या दूसरा और कोई मतलब खाने पीने का कोई फ्रूट का वो है वो लगा रखे हैं, ठीक है, तो उनमें डाल दो उसको, खाद को, कितना बढ़िया है ना। तो ये काम आप कर सकते हो। कई बार कूड़े वाले नहीं आते हैं ना, अपने घर के बाहर एक इस टाइप का कोई वो लगा लो कि गड्ढा कर लो वहाँ पे, मिट्टी जहाँ होती है, और उसको डालते रहो। 1 महीने बाद देखना कितनी अच्छी खाद है जो वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा कंप्लीट हो गया ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फ्रेंड वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एनवायरनमेंट है जो क्लीन हो गया। अब हम देखते हैं ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, लेकिन उस फ्रेंड के साथ वहाँ एक और वर्ड लिखा था। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमने चैप्टर शुरू किया, देखो ध्यान से सभी बच्चे जिन्होंने पहले नहीं ध्यान दिया ना, अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, दुश्मन भी हैं ये हमारे, मित्र भी हैं, मित्र और शत्रु। ठीक है बच्चे, तो देखो अब हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये हमारे फो कैसे हैं। ठीक है जी, तो देखो क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो कई तरीके से ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, अच्छा, सच डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोगन्स। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोगन्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है। क्या बोलते हैं हम इनको, पैथोगन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा खाना भी ख़राब कर देते हैं। क्लॉथिंग, हमारे कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। एंड लेदर, ठीक है, लेदर भी कई आर्टिकल में होती है ना, आपके मतलब कपड़ों में भी होती है, जैकेट्स वगैरह होती हैं, शूज़ भी होते हैं, बैग भी होते हैं, कैरी बैग भी होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये लेदर को भी ख़राब कर देती है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। तो चलो अब हम इनकी हार्मफुल एक्टिविटी देखते हैं। तो ये आज वाला ये पैराग्राफ तो एक बार ही कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे फिर कितना चैप्टर और रहेगा। है अभी तो अच्छा है, करना पड़ेगा आज थोड़ा सा और काम बच्चे, अभी बोर मत हो। ठीक है, अभी थोड़ा ही हुआ है, 2 पैराग्राफ ही तो किए हमने। चलो ये टेबल तक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे है देखो, ये रहा, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। हमने देखना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिसीज़ होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं क्विज में इस तरह के, जैसे आप लोग ना अपने स्कूल में कोई कंपटीशन होता है, क्विज होती है, तो या इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पक्का आते हैं वहाँ पे। इस पैराग्राफ को अच्छे से कर लेना जो बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आपके घर में कोई बड़े हैं जैसे, या फिर कोई स्टूडेंट जो कंपटीशन वाले वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो आपके लिए यहाँ से स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में, एचटेट वगैरह में भी आता है, आपका टीजीटी साइंस वगैरह का हो गया जैसे। तो देखो क्या है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, पैथोगन सेंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब कैसे आते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं, तो वो आते हैं जब हम सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हम एयर को लेते हैं ना अंदर, एयर के साथ एंटर कर जाते हैं वो। द वाटर वी ड्रिंक, या फिर जो हम पानी पीते हैं उसमें हो जाते हैं वो, उसके साथ अंदर चले जाते हैं। और द फूड वी ईट, या फिर जो हम खाना खाते हैं उसके साथ चले जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ वो हवा से, पानी से या खाने से आ गए,
ये हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट, हम एक दूसरे को छूते हैं ना, एक दूसरे को टच करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। कैसे? किसी एक पर्सन को कोई बीमारी है, उसने हमें टच कर लिया, अगर वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, कम्युनिकेबल यानी कि जो टच से होती हैं, तो वो हमें भी हो जाएगी डिसीज़। ठीक है बच्चे, तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कम्युनिकेबल कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं। ओके, तो देखो क्या है, माइक्रोबियल डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो होती हैं ये डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती हैं। कैसे? एयर के थ्रू भी फैल जाती हैं। हम दो पर्सन बात कर रहे हैं, उसने बोला तो उसके कोई मतलब माइक्रोब्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। वाटर के थ्रू भी, फूड के थ्रू भी, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी फैल जाती हैं। एक दूसरे को टच करते हैं, कोई उसने चीज़ टच कर रखी है, हमने कर ली। ठीक है बच्चे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। कौन सी डिसीज़ होती हैं ये बच्चे? कम्युनिकेबल डिसीज़। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीज़ इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हैजा हो गया आपका, ये कोलेरा हो गया, और कॉमन कोल्ड जो जुकाम हो जाता है आपको, ये चीज़ होगी है। चिकन पॉक्स, ठीक है, ये दाने से हो जाते हैं जिसमें फेस पे या फिर पूरी बॉडी पे। एंड टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में आपके ये मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, कफ वाला इशू होता है ज़्यादा, यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो डिसीज़ होती हैं कम्युनिकेबल होती हैं। अगर आपको किसी मतलब जैसे घर में किसी को जुकाम हो गया तो बोलते हैं ना कि दूर रह, मतलब ये मैंने खा लिया, मेरा झूठा मत खाना, तो ये इसीलिए बोला जाता है बच्चे। ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर खुद अवेयर रहना चाहिए। जब आपके पास साइंस है, साइंस में इतना कुछ आपको बताया जाता है, तो उसको अप्लाई भी किया करो। ठीक है, घर में आज सबने अपनी मदर को बताना है कि अगर किसी को ये बीमारी हो तो आपने उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आना। ऐसे आप बताओगे तो आपको इन चारों डिसीज़ के नाम भी याद रहेंगे। ठीक है, पेपर में भी आपको ये अच्छे से याद रहेगा फिर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज। जो पर्सन किसी को अगर जुकाम है तो वो छींके मारता है, स्नीजिंग करता है। फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस। वो छींक के साथ आपने देखा है ना, पानी की बूंदें आती हैं थोड़ी थोड़ी सी, मॉइस्चर हम उसको बोलते हैं, ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा वायरस, वो हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। और जो पर्सन एक हेल्दी है, अब वो वायरस उसकी बॉडी में फैल जाएगा वाइल ब्रीथिंग, जब वो सांस लेता है। एंड कोज इन्फेक्शन, और इससे क्या होता है फिर? इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर देखो ये पहेली जो आपस में बात कर रहे हैं, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो ये जो टच करने वाली बीमारी हैं या फिर हवा से जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं विद एयर, तो उनसे हम कैसे बचें? तो देखो अब पहेली कितनी अच्छी है, सॉल्यूशन बता रही है आपको ये। तो वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज़। तो जब भी स्नीजिंग होती है तो नाक पे आपने रुमाल रख लेना चाहिए। एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, छींकते टाइम ना मुंह पे और नाक पे रुमाल रख लेना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जो वायरस है वो आपके तक ही रहेगा, दूसरे तक वो कम जाएगा। ठीक है, इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और अगर आपको पता है ना कि किसी को वो प्रॉब्लम है तो आप उससे दूर रहो, ज़रूरी है उसके पास जाना, जब वो ठीक हो जाएगा तब आप चले जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स। तो कुछ कीड़े मकोड़े या फिर जो कुछ एनिमल हैं वो भी डिसीज़ कोसिंग माइक्रोब का कैरियर होते हैं, यानी कि उनकी वजह से भी बीमारियां होती हैं। कैसे होती हैं देखो, हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई मतलब घरों में जो सारा दिन फ्लाई करती है। क्या फ्लाई करती है घर में सारा दिन? वो ब्लैक मक्खी, मतलब नॉर्मल जो मक्खी होती है वो वाली। ठीक है बच्चे, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। तो मक्खी क्या करती हैं, कूड़े पर बैठ जाएंगी, एनिमल्स का जो वेस्ट है, ये काऊ डंग वगैरह, वहाँ पे बैठ जाएंगी। ठीक है, पैथोगन स्टिक्स थ्रू देयर बॉडीज़। अब पैथोगन क्या करते हैं, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब हैं जो, उनकी बॉडी के साथ टच हो जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर फूड। अब वहाँ से तो ये आ गई, अपने साथ क्या लेके आ गई, ये बीमारी फैलाने वाला माइक्रोब। बोल दिया ना, ऊपर पैथोगन स्टिक हो गया। और ये माइक्रोब अब ये बैठेंगे कहाँ जाके, अब इनको भूख लगी भाई, किचन में देखेंगे आपके में, इनको मिल गया अनकवर किया हुआ कोई भी खाना आपकी किचन में जो रखा है। ठीक है,
तो ये क्या करेंगे, अब उसके ऊपर बैठ जाएंगे और जो पैथोगन वहाँ पे स्टिक हुआ था, वहाँ पे जो चिपका था गार्बेज पे से जो लेके आई थी, आपके किचन में जो खुला खाना रखा है ना, खुली कोई भी डिश रखी है, उसके ऊपर बैठ जाएंगे जाके और वहाँ पे छोड़ आएंगी और फिर आप उसको खा लेते हो, है ना। ऐसे ही करते हो ना, आपने खाया तो वो माइक्रोब क्या कहाँ गया, आपकी बॉडी के अंदर गया और फिर क्या हो जाएंगी, डिसीज़ हो जाएंगी। तो ऐसे होती हैं डिसीज़ आपको। देखो अब सुनो ध्यान से, इंग्लिश में क्या बोल रहा है ये। When these flies sit on uncover food, they may transfer the pathogens. उन्होंने पैथोगन को ट्रांसफ़र कर दिया। Whoever eat the contaminated food, तो जिसने भी वो वाला खाना खा लिया जो उसके अंदर था, is likely to get sick, तो बीमारी होगी उसको। So it is advisable, तो हमेशा ये सलाह दी जाती है, to always keep food cover, अपने खाने को क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर आइटम ऑफ फूड, ठीक है, जो खाना ढका नहीं होता उसको खाने से बचना चाहिए, ठीक है बच्चे। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, मादा एनफ्लीज जो मच्छर होता है, तो वो भी बीमारियां फैलाता है बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कैरी करता है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया। सुना है ना मलेरिया कितना खतरनाक होता है, प्लाज्मोडियम है इसका ये। तो ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया है जो ये हो जाता है, ये मच्छर, ये देखो फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, ये किसी दिन काट गया तो मलेरिया हो जाएगा, तो बच के रहना चाहिए इनसे। उसके बाद मलेरिया तो हो गया किससे, फीमेल एनफ्लूएंजा से, ठीक है। कोई आपको पूछे मलेरिया का वायरस क्या है, तो आपने बता देना है मादा एनफ्लूएंजा, फीमेल एनफ्लूएंजा, ठीक है बच्चे। उसके बाद है डेंगू का, तो डेंगू का कौन सा होता है, डेंगू का होता है फीमेल एडस। कौन सा होता है, फीमेल एडस, फीमेल एडस। डेंगू वायरस किससे होता है, फीमेल एडस, ठीक है। उसके बाद है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब मलेरिया और डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं, हमारी बॉडी में ये एंटर तो कर गए, अब हमने इससे बचना भी तो है ना। तो देखो क्या बोल रहा है ये, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। टीचर हमें हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि अपने आसपास ये गार्बेज, कूड़ा कचरा या फिर पानी जमा ना होने दो। गर्मियाँ आ गई हैं, जैसे अब कूलर में पानी खड़ा रहता है, तो जब वो पानी खड़ा रहता है ना, वो चीज़ बहुत गलत है। डेली के डेली पानी को चेंज करना चाहिए। पानी जब एक जगह होगा तो वहाँ मच्छर ही आएंगे और आप उनको कैटेगराइज नहीं करने जाओगे कि फ़ीमेल एडस कौन सा मच्छर है वहाँ पे, फीमेल एनफ्लूएंजा कौन सा है। वो तो जब काट गया ना, तो वो तो फिर डॉक्टर ही बताएगा आपको कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। समझ रहे हो ना बच्चे बात को, तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, तो ज़्यादातर मच्छर कहाँ फैलते हैं, पानी के अंदर। हैंस इसीलिए वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, किसी को भी कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर्स के अंदर, टायर्स के अंदर, फ्लावर पॉट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पानी है जो जमा नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, जब हम अपने आसपास को क्लीन रखते हैं एंड ड्राई, सूखा रखते हैं, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, ठीक है। तो वहाँ फैलने से हम मच्छरों को रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स, तो एक लिस्ट बनाने की कोशिश करो जहाँ पे हमें पता चलता है कि किससे मलेरिया फैलता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो देखो बच्चे, ये आपके पास एक टेबल है, पूरे चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। यहाँ पे आपको कॉमन ह्यूमन डिसीज़ भी बताई हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं वो भी आपको बताएं, ठीक है। तो देखो पहले क्या है यहाँ पे, ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, पहले आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वो आपका वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो टीबी है जो आपका बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है, ट्रांसमिशन का मोड कैसे है, एयर में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेजल कैसे होता है आपको, खसरा, ये आपको होता है वायरस से, ये भी एयर से होता है। चिकन पॉक्स, ये भी आपको वायरस से होता है। और चिकन पॉक्स कैसे होता है, कॉन्टैक्ट, जिसको चिकन पॉक्स है अगर उसने आपको टच कर लिया तो आपको भी चांसेस बन जाते हैं चिकन पॉक्स होने के। पोलियो, ये एयर और वाटर से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, वाटर, और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस है बच्चे। अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक है। जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला, ठीक है, बंद कमरे में,
क्योंकि दूसरों को ना हो। इसको नेगेटिव मत लेना, ये बहुत पॉजिटिव बात बताई है इसने कि अगर आपको कोई डिसीज़ होगी है तो आप खुद से ही कोशिश करो एक साइड रहने की सबसे, ठीक है, ताकि दूसरों को ना हो वो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। पर्सनल बिलोंगिंग्स मतलब आपका जो डेली यूज़ का सामान है, कोशिश करो कि वो पेशेंट से आप दूर रखो। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। जिस एज में जो वैक्सीनेशन लगनी होती है तो वो लगवाओ, ठीक है। जैसे 9 मंथ में बच्चे को इसकी मीज़ल्स की और इसकी मतलब डोज लगती होती है, तो अगर वो पहले टाइम पे लगवा ली जाए तो क्यों होगा, ठीक है। रूबेला वगैरह की लगती होती हैं, ये 3 डोज लगती होती हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डिसीज़ है जो यहाँ पे, दैट इज़ कॉलेरा। ये बैक्टीरिया से होता है, वाटर की वजह से या फिर फूड की वजह से। और जो टाइफाइड होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है, ये वाटर की वजह से होता है। टाइफाइड मेनली पानी की चेंज से होता है, ठीक है, पानी का जब हम ध्यान नहीं रखते। अब ये हम कैसे इससे बच सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, खुद की सफाई रखो, सबसे ज़रूरी है। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हैबिट आपकी है जो अपनी हेल्थ को लेकर अच्छी होनी चाहिए। जैसे डेटॉल से हैंड वॉश करो, कुछ भी खाते पीते हो बार बार उसको वॉश करो, ठीक है। कपड़े अपने डेली साफ़ सुथरे धुले हुए डालो। खाना खाने से पहले अपने हैंड वॉश करो। खाना खाने के बाद माउथ को अपने को साफ़ करो, ठीक है, क्लीन करो उसको। ब्रश करके सो रात को। तो ये क्या होते हैं? सैनिटरी हैबिट्स। कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड, जो खाना पकाया है उसको अच्छे से रखो, ढक के रखो। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पीने वाले पानी को बॉयल करके पियो। और वैक्सीनेशन लगवाओ टाइम पे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे होता है? वायरस से होता है, वाटर से होता है। इसमें हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, इससे बचने का यही तरीका है। और वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मलेरिया। अब मलेरिया में क्या होता है? ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। और कौन सा मतलब सोर्स क्या है, कैसे होता है? मॉस्किटो, मच्छर की वजह से होता है ना। इसका मच्छर हमने पढ़ भी लिया मलेरिया का, याद है या भूल गए? फीमेल एनफलीज, फीमेल एनफलीज, ठीक है। इसके प्रोटेक्शन कैसे करोगे आप लोग? यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट। रिपेलेंट मतलब और या तो नेट यूज़ कर लो या फिर दूसरे रिपेलेंट होता है, जैसे मॉस्किटो रैकेट हो गया, ठीक है, ऑल आउट वगैरह लगा लेते हैं, इस तरह से कोई कार्ड वगैरह लगा लिया। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़, जो ये मच्छर इतने फैलते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ये पैदा हो जाते हैं ना। बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, ये कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप लोग? ये कंट्रोल आप लोग कर सकते हो जब अपने आसपास पानी को जमा नहीं होने दोगे, ठीक है। अब जो डिसीज़ फैल ही पानी की वजह से रही हैं तो पानी पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना वहाँ पे बच्चे, ओके। सम ऑफ द कॉमन डिसीज़ अफेक्टिंग ह्यूमन्स, तो ये कुछ कॉमन डिसीज़ हैं जो ह्यूमन को इफ़ेक्ट करती हैं। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर सोन इन टेबल 2.1। एक और टेबल दी है, इनका जो ट्रांसमिशन मोड है वो बता रखा है यहाँ पे, और हमें प्लांट डिसीज़ बता रखी है। ये तो प्लांट डिसीज़ हैं, टेबल 2.1 सॉरी, ये ऊपर यही तो बताया था, ऊपर वाले टेबल की ही बात कर रहा है, वो तो प्लांट वाली यहाँ आगे पढ़ेंगे हम, उसकी कैटेगरी है वो, ठीक है बच्चे। इन अदर एनिमल्स, अच्छा ये तो दूसरे पैराग्राफ की लाइन, ठीक है। तो यहाँ तक का ये हमारा ये टेबल ध्यान से करनी है। मैं दोबारा एक बार इसको रिवाइज़ करवा रही हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। ऊपर देखो टीबी है, नीचे कोलेरा, टाइफाइड। सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ मैं। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड। याद हो गए? बैक्टीरिया से हमारे 3 होते हैं, इसको थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट बना के याद कर लो बेसिक। TCT कर लो, T फॉर ट्यूबर, C फॉर कोलेरा, T फॉर टाइफाइड, ठीक है। बैक्टीरिया से 3 होगी, TCT शॉर्ट फॉर्म बता दिया। फिर अब हम देखते हैं वायरस की। वायरस से होने वाली 4 हैं, ठीक है। मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ये किससे होती हैं? वायरस से। और वायरस से जो होती हैं ज़्यादातर एयर कॉन्टैक्ट से होती हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन हमारा होता है वाटर, ठीक है बच्चे। बैक्टीरिया से हमने पढ़ ली हैं, वायरस से हमने पढ़ ली हैं। अब हमारा लास्ट है जो यहाँ पे, दैट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से हमारी कौन सी होती है? मलेरिया। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया,
ठीक है। एक मॉस्किटो होता है, फीमेल एनफ्लीज। और वायरस वाले में आप लोग ये डेंगू वाली और लिख लो, ठीक है। डेंगू का वायरस कौन सा होता है? फीमेल एडिस, अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की हमारी। ये डिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में श्योर आता है। और जो ये टेबल है यहाँ पे वो आपको 2-3 मतलब ना पार्ट वाइज पूछ लेगा, 2-3 डिसीज़ के नाम दे के पूछ लेगा, या फिर वो पूछ लेगा वायरस से होने वाले डिसीज़ की टेबल बनाओ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओ और प्रिवेंटिव मेजर्स बताओ। तो आपने ये आज की क्लास बड़े अच्छे से सुननी है। एक बार में ना समझ आए 2 बार सुन लेना, कोई बात नहीं। और इनको लिख लिख के याद करना है, लिख के याद करोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। कल को हम डिसीज़ करेंगे ये एनिमल्स की, प्लांट्स की, इनकी टेबल कर लेंगे फिर हम। और फिर हमारा ये फूड प्रेजर्वेशन का है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, ठीक है। तो कल की क्लास में हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो 2 क्लासेस हो गई हैं हमारी, सभी ने अच्छे से देखनी है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी पहले फर्स्ट देखना, जिन्होंने पढ़ना ही आज से शुरू किया है तो पहले अपना फर्स्ट चैप्टर करना बच्चे, ठीक है। होप सो क्लास आपको समझ आई होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो या कोई और चैप्टर आप लोग चाहते हो कि मैं करवाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।